हम किस समाज में रह रहे हैं? अतुल सुभाष बेंगलोर में कार्यरत अपनी पत्नी द्वारा सताया गया एक युवक 1.5 घंटे की वीडियो और 24 पन्नों के एक नोट के साथ पूरे देश को बताता है कि वो स्वयं को समाप्त कर रहा है। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये खोल, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। अतुल सुभाष परोक्ष रूप से ये बताता है कि न्याय प्रणाली का प्रयोग करके महिलाएं पुरुषों के साथ कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। लेकिन फिर भी कंगना रनौत को लगता है कि 99% शादियों में गलतियां ना पुरुषों की होती है। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। भारत में हर 9वें मिनट में एक पुरुष झूठे केसेस के कारण स्वयं को समाप्त कर रहा है, पर नेहा धूपिया जैसे फेमिनिस्ट को लगता है इट्स हर चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और कैसे इन फेमिनिस्ट्स का ये एटीट्यूड आज भारत में लाखों अतुल सुभाष पैदा कर रहा है, जो कभी भी अपना धैर्य खो सकते हैं। जानने के लिए ना इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, नेहा धूपिया न केवल एक नाम है, क्योंकि उनके जैसे और बहुत हैं, परंतु इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसे फेमिनिस्टों को आज के समाज के समक्ष आकर क्षमा मांगनी चाहिए। अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जो आज के परिप्रेक्ष्य में पुरुषों के लिए कानून द्वारा किए गए अन्याय का दूसरा नाम है। यह व्यक्ति स्वयं अपने आप को समाप्त कर लेता है और उसके साथ साथ 24 पन्नों का नोट भी छोड़कर इस दुनिया से जाता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, अगर वो इन 24 पन्नों को पढ़ेगा तो उसका दिल जरूर रो उठेगा। पूरी कहानी बताता हूं आपको। कर्नाटका के होयसाला पुलिस कंट्रोल रूम को सोमवार को अतुल के समाप्त होने की सूचना मिलती है। अतुल के फ्लैट पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले ताला तोड़कर रूम में प्रवेश करते हैं, जहां अतुल का शव एक नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ मिलता है, जिसके साथ एक 24 पन्नों का नोट भी होता है। इस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा खुद पर किए गए 9 फर्जी केसेस को मेंशन किया है। साथ ही यूपी के जौनपुर की एक जज पर भी रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। इन 24 के 24 पन्नों पर बार बार जस्टिस इज ड्यू लिखा गया है। यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए था, पर वो मिला नहीं। अतुल द्वारा इस नोट के अलावा एक 84 मिनट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से यह कहा है कि भारत में पुरुषों का कानूनी नरसंहार हो रहा है। अतुल सुभाष केवल 34 वर्ष के थे, पेशे से एक आईटी स्पेशलिस्ट थे और बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य कर रहे थे। 2019 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से निकिता और अतुल की शादी होती है, जिसके 2 वर्ष बाद से ही ससुराल तथा पत्नी द्वारा अतुल पर पैसे के लिए उत्पीड़न शुरू हो जाता है। अतुल से बार बार अलग अलग कारणों से निकिता के परिवार के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं, जैसे जमीन, घर लेने के लिए या अतुल के साले के लिए क्लाउड किचन की व्यवस्था करने के लिए। परंतु अतुल इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती, बल्कि लाखों में रुपए होते हैं। कदाचित इसी कारण से निकिता के परिवार में ऐसे उत्पीड़न के द्वारा धन उगाही का विचार आया होगा। 2022 में अतुल पर सबसे पहले केस किया जाता है, जिसमें मारपीट, आपराधिक धमकी और अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे आरोप थे, जिसे बाद में वापस ले लिया जाता है। इसके बाद दोबारा उन पर यही आरोप लगाए जाते हैं और अपने तथा अपने बच्चे का गुजारा भत्ता मांगा जाता है 2 लाख रुपए प्रति माह। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी स्वयं अच्छी नौकरी में है, साथ ही उनका बेटा उस वक्त मात्र 2 वर्ष का था जब ये सब कुछ हुआ। तो आप स्वयं सोचिए कि निकिता की क्या मंशा थी। शुरुआत में इन सभी केसेस पर समझौते के लिए निकिता के द्वारा 1 करोड़ रुपए की मांग रखी गई थी, जो बाद में बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच गई। और इन सब चीजों से परेशान होकर ही अतुल इस पूरे प्रकरण को करने का मन बनाने लगे। परंतु इसके साथ ही उनको अपने आप को समाप्त करने के लिए, उकसाने के लिए भी भयंकर कारण थे। जौनपुर कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान जज के समक्ष उन्होंने एनसीआरबी के अनुसार फर्जी केसेस के कारण आत्महत्या के आंकड़ों का उल्लेख किया, तो उनकी पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम कब करोगे ये सब। आनंद के अनुसार वहां की जज रीता कौशिक ने भी मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए निकिता को बाहर भेज दिया इस बात पर और उनसे 5 लाख के कमीशन पर मामले का समझौता करवा देने की बात कही। आनंद को उकसाने की दूसरी घटना तब होती है जब अप्रैल के महीने में निकिता की मां, मतलब आनंद की सास निशा सिंघानिया, उन्हें कोर्ट के बाहर देखकर मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे तुम अभी तक जिंदा हो। तो अतुल जवाब देते हैं कि अगर मैं मर गया तो आपकी पार्टी कैसे चलेगी। जिसके जवाब में उनकी सास कहती है कि तुम्हारे बाद में तुम्हारे माँ बाप देंगे, हम तो सबसे लेंगे, और वो सब मर भी गए तो बहू का हक होता है
पैतृक संपत्ति में। इन सभी बातों से अतुल पूरी तरीके से हताश और निराश हो गया। उनका केस के उत्पीड़न से, सास पत्नी जज की बातों से, पूरी न्याय व्यवस्था से विश्वास टूट गया, जिसके बाद वह इन सब चीजों से बचने के लिए स्वयं को समाप्त करने का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनके बाद ना रहेगा पैसा और न ही होगा उनका या उनके परिवार का उत्पीड़न। उन्होंने अपने आप को समाप्त करने की योजना कई महीने पहले से बनाकर अपने लिए कई टास्कों में कार्यों को अलग अलग करके रखा हुआ था। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद ही वो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं और उनके आखिरी संदेश का यह कुछ हिस्सा आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा कि कोई इतना ताकतवर इंसान इस पंगु न्याय प्रणाली के समक्ष कैसे दम तोड़ देता है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। इस एक घटना से एक बार फिर से प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या सच में न्याय में पुरुषों के लिए कोई स्थान है, या बस स्त्री देखते ही न्याय उनके अधीन हो जाता है? क्या यह ऐसे पुरुषों के साथ होने वाला एकमात्र ऐसा केस है? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले ऐसे कौन कौन से केस हुए हैं? देखिए, निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष जैसे केसेस उन महिलाओं के केसेस को भी वीक करते हैं जो कदाचित सच में प्रताड़ित हैं, और ये झूठे केसेस आज सच में प्रताड़ित महिलाओं के केसेस से कहीं अधिक हैं। परंतु उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या न्याय व्यवस्था पुरुषों के साथ बराबर का व्यवहार करता भी है? तो एक बार ये सुन लीजिए। Matrimonial disputes, husbands who consult me sometimes say that they were laid off from their job, they have no source of income, and could they in this situation ask for maintenance from their wife? They stand to reason that when the wife has filed false allegations, is trying to extort alimony from them, why can they not put some sort of case on them, including this maintenance case? And I explain to husbands that although there is a provision of law which talks about the husband asking for maintenance from the wife, the courts of law almost never grant maintenance to the husband. The logic of the court is the wife is earning, you are also capable, you cannot be a burden on her. Obviously, when you flip things around, the wife not earning, being educated, she's still entitled to maintenance because you are the husband. Another just one of those hypocrisies of the Indian justice system, and there are remedies to avail, but not this one. जी नहीं, न्याय व्यवस्था बराबर का व्यवहार नहीं करती, और अगर ये कहा जाए कि कानून की दृष्टि में जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। परंतु भारत का संविधान लैंगिक समानता की बात करता है, तो क्या न्याय प्रणाली के कानून संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? यहाँ मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज शुभेंदु सामंता के एक बयान का भी उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों का आसानी से पुरुषों के खिलाफ कानूनी आतंकवाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मामलों में कानून इतने एक तरफा हैं। परंतु चलिए, जब हमने इस समस्या की जड़ को समझ लिया है, तो आइए उन उदाहरणों पर नज़र डालते हैं जो समाज में इस समस्या को बढ़ाते हैं। अगर आप रियलिटी टीवी देखने का शौक रखते हैं या सोशल मीडिया पर अच्छा खासा समय बिताते हैं, तो आपकी स्मृति में नेहा धूपिया का इट्स हर चॉइस याद ही होगा। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। या मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू। अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू। चीटिंग करना लड़कियों का अधिकार है, ये एक टिपिकल मैसेज यहाँ से आप ले सकते हैं। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं 4। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। अब जैसे चीटिंग अधिकार है, वैसे ही बाकी चीजें भी अधिकार बन जाती हैं, जैसे पति से एक्सटॉर्शन, और इसके लिए कानून का दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि कानून दोनों के लिए बराबर नहीं है। कानून छोड़िए, समाज की दृष्टि में भी चीजें समान नहीं हैं। कुछ दिनों पहले सृष्टि तुली नाम के एक एयर इंडिया पायलट ने अपने आप को समाप्त कर लिया, और इस कार्य को अंजाम देने से पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को फोन करके बताया कि वो स्वयं को समाप्त कर रही है। ये बात सुनकर बॉयफ्रेंड पैनिक हो जाता है और लौट कर आता है। लौटते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बेसहारा हालत में पाया। तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की के परिवार ने आरोप लगाए लड़के के ऊपर, हैरेसमेंट का केस किया। लड़का 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भी रहा। क्या सेम चीज निकिता सिंघानिया के केस में की जाएगी? सर्वजीत सिंह का केस, उस लड़के पर तो बिना जांच के हैरेसमेंट का केस कई वर्षों तक चला। दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया गया था उसे तो। परंतु जब सत्य सामने आया तो सब चुपचाप खिसक लिए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और यह सब कुछ ना कानून का प्रश्रय लेकर किया जाता है। अतुल सुभाष एकमात्र ऐसा केस नहीं है। पता नहीं कितने अतुल सुभाष इन कानूनों के नीचे अपना जीवन खो रहे हैं। ये गिनती देखना चाहेंगे आप?
आगे देखते हैं। भारत में पुरुषों के विरुद्ध बलात्कार, दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे आरोपों के मामले जो है ना, वो खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। ये आरोप एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। आमतौर पर पुरुष डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनकी नौकरी छूट चुकी होती है और सम्मान में जो कलंक लग जाता है वो तो जिंदगी भर धुलता ही नहीं है। इसी कलंक से पीछा छुड़ाने के लिए सामान्यतः पुरुष स्वयं को समाप्त करने का रास्ता चुनता है। 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद पूरे देश में एक आक्रोश पैदा हो गया था। फिर मी टू मूवमेंट के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। इस तरह के आंदोलन की शुरुआत महिलाओं को न्याय दिलाने से की गई, लेकिन महिलाओं ने ही इसका गलत इस्तेमाल कर लिया। दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच दिल्ली के दर्ज बलात्कार में 53.2% मामले झूठे थे। इस बीच में 2753 शिकायतों में से केवल 1287 मामले ही सही पाए गए। 2015 में एक सर्वे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 75 केसेस लिए गए। 75 मामले में से सर्वोच्च न्यायालय के 32 को दोषी ठहराया गया और 43 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि बरी होने की दर 57.33% थी, यानी आधे से अधिक केस फेक थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में यौन उत्पीड़न के मामले धारा 376 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 10 में से 8 मामलों में आरोपी बरे हो जाते हैं क्योंकि आरोप फर्जी होते हैं। नोएडा के पुलिस स्टेशन ने बताया कि लगभग 80% दहेज संबंधित केस जो भी उनके पास आते हैं वो फेक होते हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि देश में 74% जो दुष्कर्म के चार्जेस लगते हैं ना, वो फेक होते हैं। फिर एक स्टडी बताती है कि दुष्कर्म के केसेस में 40% केसेस ऐसे हैं जहां लड़की के घर वाले लड़के पर इसलिए दुष्कर्म का आरोप लगा देते हैं क्योंकि लड़का लड़की शादी नहीं करते। फिर 30% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला स्वयं लड़के पर केस फाइल कर देती है, ये बोल के कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कंसेंचुअल तो था, पर लड़के ने ना विवाह का वादा किया था मुझसे। यहां प्रश्न ये है कि क्या केवल लड़का ही विवाह का वादा करता है, लड़की नहीं करती? और यदि लड़की भी करती है तो ये आरोप लड़की पर क्यों नहीं लगते या क्यों नहीं लग सकते? अब एक दूसरा तथ्य बताता हूं। वर्ष 2007 में डोमेस्टिक वायलेंस के विरुद्ध एक कानून बना और उस कानून के बनने के बाद लगातार देश में पुरुषों के स्वयं को समाप्त करने के जो नंबर्स हैं ना, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि पुरुष महिलाओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं तो ये आंकड़ा तो सपोजिटली महिलाओं का अधिक होना चाहिए था, पर नहीं। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 1,18,000 से अधिक लोगों ने स्वयं को उस वर्ष समाप्त किया था, जिसमें से 75% यानी 80,000 से अधिक लोग पुरुष थे। और 2021 में ये नंबर पुरुषों के लिए बढ़कर 1,20,000 पर पहुंच चुका था। अब चलिए ऐसे फर्जी केसेस के ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिनसे और क्लैरिटी मिलेगी कि लोगों का फ्यूचर ये कैसे बर्बाद करते हैं। ललितपुर जिले में वर्ष 2000 में सितंबर के महीने में एक दलित महिला ने विष्णु तिवारी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उस वक्त आरोपी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 506 और SC/ST एक्ट तीनों इसके ऊपर लगा दिए। आरोप लगने के तुरंत बाद विष्णु को अरेस्ट कर लिया गया और वो 20 वर्षों तक आगरा की जेल में बंद रहा। इस दौरान उसके माँ बाप और 2 भाइयों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिली। बाद में मामला फर्जी पाया गया और वर्ष 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। अब सोचिए, उस वक्त 43 वर्ष का विष्णु तिवारी, उस पर क्या बीती होगी जो बिना गलती के 20 वर्षों से जेल में सड़ रहा था। इसी तरीके से मंदसौर के एक दंपत्ति ने युवक को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी। धमकी से डरे पीड़ित ने स्वयं को समाप्त कर लिया। 2005 में दिल्ली के एक 44 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर के विरुद्ध उसकी ही एक महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि डीलर तो निर्दोष था। 23 सितंबर 2021 को सेजल शर्मा बनाम हरियाणा का एक मामला देखने को मिला, जिसमें एक पुरुष को दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी गई थी। अगर वह उन्हें 20 लाख रुपए नहीं देता है तो उसके ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दिया जाएगा। जब मामले की जांच हुई तो कोर्ट ने यह पाया कि महिला और उसके साथी इस तरीके का एक रैकेट चला रहे हैं, जहां पर लोगों को झूठे के मामलों में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे ही न जाने कितने फर्जी केसेस के तले अदालत दबी हुई है। बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि के झूठे केसेस से समाज पर ना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर हो जाता है और यौन हिंसा के वास्तविक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। अब प्रश्न ये है कि इन रियल विक्टिम्स को न्याय मिले कैसे? तो भाई इसके लिए ना न्याय व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट कैसा होना चाहिए तो उसको ना अगले अध्याय में देखते हैं।
न्याय एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अस्तित्व के बिना आज के मानव समाज की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन क्या उचित न्याय भारत में आम जनमानस को मिल रहा है? तो हमारा उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये ना हम कोरी कल्पना करके नहीं, बल्कि सामने दिख रहे प्रत्यक्ष को आधार मानकर कह रहे हैं। 7 सितंबर 2024 को द हिंदू एक लेख लिखता है जिसमें सरकारी आंकड़ों को सामने रखते हुए बताया जाता है कि 62,000 मामले देश की उच्च न्यायालय में पिछले 30 सालों से भी अधिक पुराने हैं। 3 मामले 1952 से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 4 मामले 1954 और 9 मामले ऐसे हैं जो 1955 से उच्च न्यायालय के द्वार पर न्याय की भिक्षा मांग रहे हैं। लेकिन ये तो वो मामले हैं जो 30 वर्षों से भी पुराने हैं। अब मैं आपके सामने वो कटु सत्य रखता हूं जो आपके मस्तिष्क पर दबाव डालने के लिए मजबूर हो जाएगा। 1,09,64,025 मामले भारत के सिविल कोर्ट में अभी चल रहे हैं, जिसमें से 62,08,614 मामले 1 साल से पुराने हैं। वो सब सिविल कोर्ट के मामले हैं। अब जरा आपराधिक मामलों की बात करते हैं। भारत में 3,51,40,492 आपराधिक मामले प्रक्रिया में हैं और जिसमें से 60.70% 1 साल से पुराने हैं। अगर हम कुल मामलों की बात करें ना तो संख्या 4,61,04,517 है। यह मामला इतना गंभीर है कि भारत की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस पर टिप्पणी करी और भारत की न्यायिक व्यवस्था का जीर्णोद्धार करने का विचार दिया। ऐसा माना जाता है कि न्याय करते समय हम भेदभाव नहीं करते। न्याय सभी प्रकार की बेड़ियों से परे होना चाहिए। मतलब न्याय कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर, किसी के पद को देखकर या फिर उसके जेंडर पे आधारित नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल पर पत्थर रखते हुए कहना पड़ जाता है कि भारत में न्याय अधिकतर अधूरा रह जाता है क्योंकि वो किसी के प्रभाव में आकर हमेशा उचित न्याय नहीं हो पाता। भारत में कई कानून ऐसे हैं जो पुरुषों के विरुद्ध हैं और जिसके कारण कभी कभी ऐसे कानून एक हथियार बन जाते हैं उन महिलाओं के लिए जो पैसे की इच्छा में या मानवता को भूलकर सिर्फ झूठे मामलों में पुरुषों को फंसा देती हैं। 2012 में हुए दिल्ली के निर्भया कांड के बाद देश में बलात्कारों के मामले में ना वृद्धि आई, लेकिन एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि आधे से अधिक केस जो थे वो पैसा हथियाने के लिए किए गए थे। फिर पॉश एक्ट 2013, ये एक्ट ना महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा एक्ट पुरुषों के लिए है? ऐसे ही ना पुरुषों का भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई कानून नहीं है। और एक सर्वे बताता है कि 51% पुरुष यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं अपने कार्यस्थल पर कोई कानून नहीं है। न्याय हमेशा तर्कसंगत होना चाहिए। अगर झूठे मामलों में एक पुरुष को सजा हो सकती है तो झूठ पकड़े जाने पर महिलाओं को भी सजा मिलनी चाहिए। 28 सितंबर 2024 के इस लेख को अगर देखें तो पता चलता है कि न्यायपालिका ने एक महिला के ऊपर 1,000 रुपए का दंड लगाया क्योंकि उस महिला ने रेप का झूठा आरोप एक पुरुष के ऊपर लगाया था। 1,000 रुपए का दंड। लेकिन क्या यह सजा सही में सही ठहराई जा सकती है? आपका जवाब ना होगा, मुझे पता है। ऐसे ही एक लड़की ने अपने प्रेमी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बीच एक झगड़ा हो गया था, जिसके कारण उसके प्रेमी को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जब सच सामने आया ना तो लड़की को समझा दिया गया, अरे बेटा ऐसे नहीं करते हैं, आगे से झूठे आरोप मत लगाओ, चलिए अब जाइए। लेकिन क्या सिर्फ एक सलाह देकर लड़की को छोड़ना सही था, जिसके झूठे आरोपों ने उस लड़के को सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया था? तर्क सिर्फ इतना है कि एक पुरुष और एक महिला दोनों बराबर हैं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। लेकिन नेहा धूपिया या ऐसे लोग जो फेमिनिज्म का मतलब एक पुरुष को जूते के तले रौंदना समझते हैं, तो ये ना संपूर्णतः गलत है। और कोई कंगना रनौत यदि ये कहती है कि 99% शादियों में गलतियां केवल और केवल पुरुष की होती हैं, तो उन्हें ना इन आंकड़ों के साथ बस यही समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हर समय एक पुरुष ही गलत नहीं होता है, एक महिला भी गलत हो सकती है। तो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करते हुए भारत की सरकार को भी तर्कसंगत कदम उठाने चाहिए। इसका ना एक उदाहरण देता हूं। जैसे आईपीसी की धारा 497 जो कि विवाहित पुरुषों को विवाह के बाद किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाने से रोकती है, और इसके लिए पुरुष को 5 वर्षों के लिए जेल भेजा जा सकता था। लेकिन यही काम कोई विवाहित महिला करे तो उस पर कोई कानून नहीं लगता था, उन्हें कोई जेल नहीं जाना पड़ता था। विवाहित स्त्री विवाह के बाहर जाके दूसरे मर्दों से संबंध बना सकती थी, पर पुरुष नहीं। तो इस कानून को ना फाइनली बदला गया और दोनों के लिए बराबर किया गया। लेकिन ऐसे ना अनेक नियम और हैं
जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। तो आपका क्या विचार है इस पूरे मामले में, यह आप हमें कमेंट्स के थ्रू अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन को दबाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है ना अभी, उसे भी अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।